खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ऐलान किया है कि 21 अक्टूबर को कायद मियां नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आएंगे। यकीनन उनके आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में एक नई रूह फूंकने के मुतरादिफ होगा उनकी वापसी, और जो इलेक्शन मुहिम है उसकी भी वो सरबराही करेंगे या उसको स्पेयर हेड करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब इलेक्शन मुहिम की बात करते हैं तो ये सवाल सबसे अहम है कि इलेक्शन कब होंगे। इस मामले में भी जो फॉर्मर एलाइज हैं, यानी कि PTM हुकूमत में जो इत्तेहादी जमातें थीं, उनमें कुछ तजाद सामने आ रहा है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी हमें महसूस होता है कि दो आरा हैं। इसके साथ जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार जोर दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर कि वो इलेक्शन की तारीख दे, और इसके साथ उनके वालिद साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरपरस्त आला कह लें आसिफ अली जरदारी साहब, वो ये कहते हैं कि मईशत ज़्यादा अहम मसला है, सियासत के बजाय मईशत की फ़िक्र करनी चाहिए। और इस पर भी एक और डिबेट शुरू हो गई है कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से, और ये कल से चमगोइयाँ चल रही हैं कि क्या सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, जिस पर वफाकी हुकूमत का वजारत कानून का ये मौक़िफ़ है कि कानून के तहत अब इलेक्शन कमीशन ही मजाज है इलेक्शन की तारीख देने का। तो ये जो आपस में सियासी जमातों में जो माजी में इत्तेहादी रह चुके हैं माजी करीब में, क्या ये फ्रेंडली फायर हो रहा है या क्या सिर्फ वोटर्स को अपील करने के लिए ये बात कर रहे हैं, या एक दूसरे के खिलाफ वाकई इनके जो ख्यालात हैं उसमें वाकई कोई हकीकत है। माजी में दोनों जमातें, बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, बहुत सियासी दुश्मनी एक दूसरे पर जाहिर भी कर चुकी हैं, उसका मुजाहरा भी कर चुकी हैं, और बहुत सी तल्ख हकीकत का भी हम शिकार हो चुके हैं। लेकिन अब आगे चल के ये जो माजी की तल्ख हकीकत है, क्या वो वाकई सामने आएगी या नहीं आएगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आमिर गौरी साहब मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, शुक्रिया आपका। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, आपका भी शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपसे मैं अगर आगाज़ करूँ, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि बिलावल साहब के और जरदारी साहब के जो बयानात हैं, इनमें जो तजाद है ये क्या है? कोई पार्टी के अंदर आपके कोई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है इलेक्शन की तारीख को लेके या नहीं? जी शुक्रिया शहजाद रज़ा साहब। देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर जरदारी साहब में दोनों में ओपिनियन का, मौक़िफ़ का और पॉलिसी का किसी किस्म का कोई तज़ाद नहीं है। पूरी जमात का और हमारी लीडरशिप का ये मानना है और कहना है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख 90 दिन के अंदर होनी चाहिए। ये अलग बात है कि डिलिमिटेशन होनी है, उसमें वक्त लगेगा नहीं लगेगा, ये एक अलग डिबेट है कि इस हवाले से क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। कैसे अलग डिबेट है? लेकिन ये बात तय है, चूँकि हम वो जमात हैं जिसने पाकिस्तान को उसका आइन दिया, और हम हमेशा जो बात करते हैं, जो इक़दाम उठाते हैं, वो आइनी और कानूनी होते हैं। तो हमारा तो ये मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होने चाहिए। इस वक्त जो हमारी डिमांड है वो ये है कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देनी चाहिए, और हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, आप जब कहती हैं कि ये अलग डिबेट है कि, लेकिन आप ही की हुकूमत यानी कि PTM की हुकूमत ने नोटिफाई किया था जो डिजिटल मरदमशुमारी हुई, और अब आईन पाकिस्तान यही बात करता है कि जब एक दफ़ा मरदमशुमारी नोटिफाई हो गई तो नई हल्का बंदियाँ करनी हैं। तो आप अभी बात कर रही हैं, और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि 90 दिन में हल्का बंदियाँ भी मुकम्मल हो जाएँ और इंतखाबात भी। ओके जी, अब आइए मुझे कुछ आप हल्के सवाल मेरा ये था कि बंदियों की बात की आपने। जी, मेरा सवाल था कि आप ही की हुकूमत ने, जिसका आप हिस्सा थे, आपने मरदमशुमारी को नोटिफाई किया, और नोटिफाई करने के बाद आईन पाकिस्तान ही कहता है कि हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन ने करानी हैं। तो क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात भी हों और नई हल्का बंदियाँ भी? आप ना कराते? देखिए, 90 दिन के अंदर इंतखाब होना, ये आइन की जो शिकें हैं, और कम से कम 3 शिकें ऐसी हैं जिसमें आइन आपका ये कहता है कि उसमें हल्का उसमें इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन की तारीख आनी चाहिए और इलेक्शन होना चाहिए। अब इशू ये है कि क्या आइन को तमाम कवानीन के ऊपर सबकत हासिल नहीं है? ऑफ कोर्स है। नहीं, एक शर्मिला साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन एक सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा कि नई मरदमशुमारी के जो दायरेकार में रह के काम करते हैं। सवाल सुन लीजिएगा। अब अगर हल्के बंदियों की माजरत आपकी बात, सॉरी, आपकी आवाज़ आ रही है, मैं आप कुछ कह रहे हैं, मुझे जवाब जी, मैं एक सवाल करना चाह रहा था आपकी बात काटते हुए माजरत के साथ
कि हल्का नई मरदमशुमारी जो आपने नोटिफाई की, इसके नताइज आपके पास पहले आ चुके थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में उसको नोटिफाई कर दिया? आप पहले कर देते, इलेक्शन कमीशन को टाइम मिल जाता, जैसे ही आप असम्बलियाँ तहलील करते 90 रोज़ के अंदर या 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो जाते। देखिए, ये पहले क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों हुआ, फलां क्यों हुआ, ये तो हमें जब सीसीआई के अंदर बुलाया गया तो वहाँ पर ये मामला रखा गया, क्योंकि सीसीआई को बुलाना ये वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है। तो ये सवाल तो आप PMLN से पूछें कि वो उन्होंने किस वक्त बुलाया, 2 महीने पहले क्यों नहीं बुलाया, आखिरी दिनों में क्यों बुलाया। दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट, ये मेरा जवाब इसमें आपको नहीं मिल सकेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर हल्काबंदियाँ होनी भी हैं तो उसके प्रोसेस को एक्सपर्टाइट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 120 दिन लगें या 150 दिन लगें। ये तमाम प्रोसेस जो है ये पहले भी किया जा सकता है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि तमाम कवानीन को, तमाम ज़रूरियात के ऊपर सबसे ज़्यादा जो सबकत हासिल है वो आइन को है, और आइन की 3 शिकें ये कहती हैं कि इलेक्शंस नवे दिन के अंदर होने चाहिए। चलें, एक मौक़िफ़ है बाकी जमातों का, मतलब ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ और जमीयत उलमा इस्लाम का, लेकिन इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये भी कहते हैं कि हमारे जो इत्तहादी हैं या साबका इत्तहादी हैं वो इलेक्शन से फ़रार चाह रहे हैं। कोट अनकोट उन्होंने बात की। राना साहब, आपकी जानिब आता हूँ। जो शर्मिला फारूकी साहिबा ने कहा कि ये आपका यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़ का बहैसियत सबसे बड़ी जमात का फैसला था कि मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया जाए। अगर आप पहले कर लेते तो ये डिबेट ही ना होती कि पहले हल्का बंदियाँ हों, फिर 90 रोज़ के बाद इंतखाबात हों। राना साहब देखिए, सबसे पहले तो जो सेंसस के मामलात थे वो नामुकम्मल थे, और क्योंकि ये पहली दफ़ा डिजिटल सेंसस किया जा रहा था, तो जब ये सीसीआई ने नोटिफाई किया सेंसस को, तो उस वक्त भी कुछ ब्लॉक के अंदर कुछ चेंजेस थी जो बाकी रह गई थी। तो उन चेंजेस के बावजूद कि वो फाइनलाइज होनी थी, सेंसस को नोटिफाई किया गया, तो ये अमल जारी था। लेकिन पहले तो ये हमारा इरादा था और हमारी सोच थी PMLN की कि पुराने सेंसस के मुताबिक ही इलेक्शन होंगे। लेकिन फिर आखिर वक्त में दीगर जमात ने इस इशू को रेज किया कि नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, जिसमें MQM थी, बलूचिस्तान की जमातें थी, फिर KPKC थी, और फिर ये जरूरी समझा कि CCI का इजलास बुलाया जाए और उसमें जितनी भी जमातें थी, बाशमूल पीपल्स पार्टी, उन्होंने यूनानिमसली सेंसस को नोटिफाई करने की हामी भरी। तो ये मिलके ये फैसला हुआ। अच्छा, जब ये फैसला हुआ, जब ये फैसला हुआ तो यकीनन आपके जहन में ये भी बात होगी कि अगर नई सेंसस को नोटिफाई कर दिया तो इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा नई हल्का बंदियां करने का, और उसमें टाइम लगेगा। तो ये चीज भी आप लोगों ने आपस में डिस्कस की थी पीपल्स पार्टी या दीगर सियासी जमातों के साथ? देखिए, ये तो अंडरस्टूड बात है ना, अंडरस्टूड एक अपनी जगह पे, लेकिन ये डिस्कस हुई थी कि जी इसमें डिले हो सकता है, 90 रोज से मामला आगे जा सकता है। मैं क्योंकि CCI के अंदर नहीं था तो मुझे वहां के अहवाल तो नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर इतनी अंडरस्टैंडिंग तो सबको होती है कि डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस है। और वैसे भी देखें, आईनी तौर पे ECP आजाद है कि उसने डिलिमिटेशन प्रोसेस मुकम्मल करना है। अब उसमें मेरी राय हो सकती है, आपकी राय हो सकती है, किसी जमात की कोई राय हो सकती है, वो राय दे कि डिलिमिटेशन को आप ऐसे कर लें, वैसे कर लें, तेज कर लें, 2 हफ्ते लेकिन आपके साबका इत्तहादी पीपल्स पार्टी, उनके जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो कहते हैं कि आप लोग जो है ना इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रहे हैं। मतलब डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा आपकी और JUI की तरफ था। नहीं, क्या डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन नहीं होंगे? तो अगर डिलिमिटेशन के बाद जनवरी के एंड में इलेक्शन हो जाते हैं या फरवरी के शुरू में इलेक्शन हो जाते हैं, और ऐसी सेंसस जिसको आप खुद शामिल थे नोटिफाई करने में, तो अब आप कहें कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, तो क्या इस चीजों से इलेक्शन 90 दिन में हो जाएंगे? कहने से एक प्रोसेस है, आईनी प्रोसेस है, जिसको तय जो है और जिसने मुकम्मल जो है वो ECP ने करना है। उसके बाद हम कैसे राय फरार जो है वो इख्तियार कर सकते हैं? क्या जनवरी में अगर इलेक्शन होगा तो हम वो नहीं लड़ेंगे? तो ये तो कहना, अगर 1-2 महीने जनवरी की जगह इलेक्शन नवंबर में हो जाए तो 2 माह का फर्क है। तो 2 माह के फर्क के अंदर हम कैसे राय फरार इख्तियार कर लेंगे इलेक्शन से? मुझे तो ये मैं समझ, ये तो वो बात कर रहे हैं ना, ये तो खैर आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इलेक्शन से कोई भी जमहूरी पार्टी राय फरार इख्तियार नहीं करती। तो तैयार है, हमें तो सूट करता है इलेक्शन इस वक्त। जल्दी सूट करता है आपको, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज को जितना जल्दी हो जाए?
हमें तो कोई मसला नहीं है। अभी आज डेट भी अनाउंस कर दी गई है, मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह 31 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे, 21 हमारी जी। कैंपेन को लीड करेंगे। तो ये हम तो इलेक्शन की तैयारी में। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। आमिर गौरी साहब, ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग या दीगर जमातों के दरमियान जो ये एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है, ये मतलब फ्रेंडली फायर है या बस वोटर्स को अपील करने की बात है, या वाकई कोई ऐसे सियासी इख्तलाफात हैं जो जन्म ले रहे हैं? देखिए साथ इख्तलाफात नहीं तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक पॉस्चरिंग है। आपको याद है कि जिस वक्त ये सारा कुछ इमरान खान की जब हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो फौरी इलेक्शन चाहती थी, और उस की जो सियासत है उसमें पीपल्स पार्टी का एक रोल था कि नहीं, ये जो है हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना है। और उसी तरह वो जो बात शर्मीला कह रही हैं, इस पार्टी के अंदर ये बहरहाल कॉमन थ्रेड तो है कि ये इस्तेमाल करते हैं इस फिक्रे को कि हम सारे लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आइन के मुताबिक काम चलना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आइन के मुताबिक हैं, ये जो डीलिमिटेशन है उसका प्रोसेस भी। और मेरा अपना ख्याल है कि चूँकि उनको ये फोर्स ही करते हुए कि शायद ये क्रिटिसिज्म आए कि पिछले 16 महीने के अंदर हुकूमत जो है वो क्या डिलीवर कर सकी है आवाम के लिए, वो या क्या नहीं कर सकी। और आपको पता है कि कुछ जो एक्शन जो हैं पिछले ये इंटरम गवर्नमेंट के दरमियान जो हुए हैं, उसकी वजह से दोबारा से एक इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी डिस्कशन में हैं कि अगर फ़र्ज़ किया बाज़ एक्शन जो ये हुकूमत ले रही है, चाहे वो डॉलर के हवाले से है, चाहे वो चीनी की कीमत के हवाले से है, चाहे वो बिजली वाले जो मामलात के ऊपर हैं, तो हुकूमत ने क्यों नहीं ले लिए। तो जो क्रिटिसिज्म को बचने के लिए ना, उनको लगता था कि शायद ये जो है फिर कहीं हमारे दरवाजे पे आके फिर पड़ेगी चीज़ कि हो देखें जी, अगर इलेक्शन जो है वो 16 महीने पहले करा देते तो ये मामलात ही ना होते। मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स के अंदर ये कहना कि जरदारी साहब क्या कह रहे हैं और बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, ये भी पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है। लेकिन जो असल इशू है वो देखें, इट वुड हैव बीन क्रिमिनल कि अगर फ़र्ज़ किया पिछले 5 साल के अंदर पाकिस्तान की आबादी जो है वो तकरीबन 2-2.25 करोड़ बढ़ गई है, तो अगर ये वो जो फार्मूला रख लिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 60% आवाम जो है वो नौजवान है, तो इसका मतलब है कि बड़े आराम से कहा जा सकता है तकरीबन कोई 1 करोड़ के करीब जो लोग हैं नए, जिनको ये राइट पहली दफ़ा मिलेगा, उनको ये राइट ना देना, दिस वुड हैव बीन क्रिमिनल। और अगर फ़र्ज़ किया जमहूरियत के अंदर जमहूर अवाम है, तो ये आइन जो है, आइन कोई हदीस नहीं है, ठीक है, आइन चेंज होता है, लोगों की मर्जी से चेंज होता है। और फ़र्ज़ किया ये जो एक और डिबेट चल रही है ना कि इलेक्शन कमीशन या क्या, देखें जो तमाम चीज़ें जो कवानीन भी हैं उनके अंदर भी प्रेसिडेंट की असेंट शामिल होती है। कल को प्रेसिडेंट ये कहे कि जनाब मुझे तो आइन ये देता है फ़लाँ आर्टिकल के तहत, फ़लाँ आर्टिकल के तहत, और ये जो फ़लाँ सेक्शन है इलेक्शन कमीशन का वो सबसर्विएंट लॉ है, नहीं, इस तरह नहीं है, उसके लिए भी आपने असेंट दी है। तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट को ये सोचना चाहिए कि भाईजान आप जिस वक्त ये असेंट दे रहे थे तो आपने सोचना था ना कि कल को मामला आगे बढ़ेंगे। जी जी, अभी शर्मिला फारूकी साहिबा ने एक बात की, उन्होंने कहा जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे मुस्लिम लीग नवाज थी, प्राइम मिनिस्टर उनके थे, तो हमें बुलाया और जिस वक्त बुलाया वो गए और उसके बाद ये सारा फैसला हो गया। लेकिन एज फार एज आई नो कि जब आप हुकूमत का हिस्सा हैं, काबीना में बैठे हैं, तो ये एक आपकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अंग्रेजी में कहते हैं। तो पीपल्स पार्टी का ये बात करके अपने आप को इससे बरी जिम्मा करार दे सकती है कि आप उस फैसले का हिस्सा नहीं थे? मेरा ख्याल है कि उनको इस तरह ये बात करनी नहीं चाहिए। देखिए इवन अगर ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्री है तो भी नहीं करनी चाहिए। इस वजह से कि जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट मामला है वो ये है कि मुल्क जो है वो बहरहाल इलेक्शन की तरफ जाए। इस वजह से कि और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो अननेसेसरीली जो है ना वो डिस्कस हो रहे हैं पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। ये देखें अगर फ़र्ज़ किया पाकिस्तान हैज़ टू गो, देखें दूसरी हुकूमत जो कह रही है, बार बार प्राइम मिनिस्टर को ये सवाल पूछा जाता है कि आप जो है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को, कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन जो है वो वक्त के ऊपर होगा और हम इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करेंगे, तब अच्छा आपके वज़ीर जो हैं कई वो ऐसी जो है बयानात दे रहे हैं कि एज़ इफ़ कि आप कोई मतलब 5 नहीं 50 साल के लिए आए हैं कि हम जो है एक्सपोर्ट्स यहाँ ले जाएंगे और वहाँ ले जाएंगे। तो जो क्रिटिसिज्म है, मेरा अपना आपने भी सवाल किया था वज़ीर आज़म से, मुझे माफ़ करते हैं उस बारे में। सवाल ये है कि जिस वक्त ये प्रोसेस चल रहा है, तो जैसा राना साहब कह रहे हैं, देखें इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होना था, तो टेक्निकली तो अगर मैं बात मान लूँ तो फिर तो ये भी चीज़ जो है वो शर्मिला को उठानी चाहिए कि देखें आइन के मुताबिक तो 60 दिन में हो जाना चाहिए था।
उस वक्त आपको याद है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो ये कह रहे थे कि 13 या 14 अगस्त को असेंबली जो है मुकम्मल पूरा, मुद्दत की बात करें, लेकिन premature जरदारी ना साहब करें। और पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता है कि नहीं, ये इससे 2 दिन पहले करके और 90 दिन किया जाए, तो वो 30 दिन किस लिए लिए गए हैं? तो वो डिबेट तो फिर एंडलेस है। एक बड़ा की क्वेश्चन है कि आपको पंजाब की सूरत हाल पता है कि वहाँ पे जो हुआ इलेक्शन वक्त पर होने थे, नहीं हुए बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। अब अगर कौमी असम्बली के आम इंतखाबात 90 रोज़ के बजाय 1 महीना या 1.5 महीना बिकॉज ऑफ द डिलिमिटेशन आगे चले जाते हैं, सो व्हाट्स द कैच? क्या इसमें मतलब क्या इतनी बड़ी बात है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इतना इस पे जोर दे रही है, क्या वजह है? मेरा अपना ख्याल है कि ये चीज़ भी जो है ना ये पीछे रह जाएगी थोड़े दिनों में। उस वक्त तक ये 2 ओहदे हैं जिन्होंने खाली होना था। प्रेसिडेंट का ओहदा था जिसने सितंबर में खाली होना था, नहीं हुआ चूंकि वो कंटिन्यू करेंगे अलवी साहब। दूसरा जो है वो चीफ जस्टिस के बारे में था कि जिस वक्त वो 16 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। तो बहुत सारी जो प्लानिंग थी कि शायद उस वक्त तक जो एक और शख्स है जो आजकल मतलब कैद में है और उसकी पार्टी के हवाले से कि बहुत सारे मामलात जो हैं वो सेटल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। क्या इस तरह तो नहीं होगा कि मामलात जो हैं वो सेटल हुए बगैर, और इनकी ख्वाहिश थी कि जो है एक्शन वो लिया जाए। अब इस तरह लगता है कि जिस तरह वो मामला जो है वो इनको इस तरह लगता है कि वो सेटल्ड है और अब इनको मुकाबला आपस में करना आपस पड़ेगा। में करना, यही मेरा सवाल था अगला जो आपने बात कर दी शर्मिला फारूकी साहिबा के। पहले हमें नजर ये आता था कि आपका एक कॉमन सियासी हरीफ है PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या जो भी आपके एलाइज हैं। अब वो मामला जो है वो आमिर गौरी साहब ने जैसे एक्सप्लेन किया वो एक तरीके से सेटल हो गया है, जो भी कुछ हुआ या वो न्यूट्रलाइज हो गया, वो सियासी खतरा आपके लिए जो था। तो आपको एक सियासी हरीफ चाहिए। तो आजकल जो ये वॉर ऑफ द वर्ड्स है, ये बाज़ाहिर महसूस ये होता है कि क्योंकि आपने वोटर्स को अपील करने के आम तासुर है लोगों में, इस वजह से ये आपस में आप लोग थोड़ा सा इस किस्म की जुमलेबाजी चल रही है, अदरवाइज इसका और कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत से, ये एक तासुर है। शर्मिला साहिबा। शहजाद साहब, मैं आपको बताऊं, हमारा इस वक्त जो हरीफ है ना वो है गुर्बत, वो है बेरोज़गारी, वो है महंगाई। इस वक्त पाकिस्तान के जो मौशी और सियासी हालात हैं ना, उसमें किसी एक जमात को आगे बढ़ के ये तमाम मामलात हल करना मैं नहीं समझती कि उसके बस की बात है। और हम ये वी ट्रूली बिलीव दिस एंड विद आवर हार्ट, और हम ये समझते हैं कि इस वक्त इन मामलात को, इन हालात को बेहतर करने के लिए तमाम सियासी जमहूरी सोच रखने वाली जमातों को इकट्ठे मिलकर काम करना पड़ेगा। वो वक्त चला गया शहजाद साहब जब हम एक दूसरे से लड़ते रहें, पॉइंट स्कोरिंग करें, हुकूमत में आए, अपोजिशन को दबाएं, ये वक्त चला गया है। इस वक्त आप मुल्क के हालात देखें, गरीब इंसान पिस रहा है, जो सफ़ेद पोश है उसका जीना मुहाल हो गया है। इस वक्त लोगों की ज़बान पे सिर्फ एक चीज़ है कि बिजली कब सस्ती होगी, पेट्रोल कब सस्ता होगा, मियारी तालीम कब मिलेगी। ये वो चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट्स हो नहीं रही, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। उधर आपका जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वो चांद पे पहुंच गया है। हम यहाँ पर अभी तक लोगों को साफ़ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सके। यू नो, कभी कभार वाकई दिल दुख जाता है और तकलीफ़ होती है, दिल से तकलीफ़ होती है। और ऐसे माहौल के अंदर अगर हम एक दूसरे के ऊपर तानाकशी करें या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें तो पिसेगा कौन? आवाम पिस रही है ना। ठीक, शर्मिला फारूकी साहिबा, एक वक्फा लेना है, लेकिन वक्फे के बाद मैं वापस आऊंगा। जो आपने कभी एक आपने जी एक ब्रेक मुझे लेनी है माजरत के साथ, लेकिन आपने भी कहा ना कि मिल के काम करना होगा, तो इसको जरा मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, मिल के काम करना क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे नाज़रीन। फितना फैलाने वाले लोग वो कभी भी बाज नहीं आते। इस बार भी उन्होंने यही किया है। मेरे बाबा कोई खेल खेल रहे हैं। ये बीमारी जल्द ही पाया तख्त को अपनी लपेट में ले लेगी। होने वाले धमाके आपके पाशा हजरात के हुक्म पे किए गए। पाशा हजरात को किस चीज की धमकी देकर उस दस्तावेज पर दस्तखत करवाए गए? पाशा हजरात के बदले शहजादे सबाहद्दीन को माफ किया जाए और वलीअहद करार दिया जाए। बहुत हुआ, जंग होगी। किसने तुम्हें इसमें शामिल किया? आज रात बहुत मुश्किल होगी पाशा। बाबा, मुझे बाबा कहने की जरूरत नहीं। जितने भी लोग हैं सबको जमा करो और हमले की तैयारी करो।
अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि अगर एक भी बम फटा तो मैं तुम्हारी पूरी नस्ल तबाह कर दूंगा। जुल्फुल इस्माइल पाशा को गिरफ्तार कर लें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहिबा, राना एहसान अफजल साहब और आमिर गौरी साहब मौजूद हैं। शर्मिला साहिबा, वक्फे से पहले एक सवाल छोड़ के गया था, आपने कहा मिलकर काम करना होगा लाइक माइंडेड पार्टीज को। पहले तो ये बताएं कि आप लाइक माइंडेड पार्टीज किसे समझती हैं और ये मिल के काम करना क्या है? देखिए, मिल के काम करना ये है कि हम किसी से सियासी इंतकामी कार्रवाई ना लें, हम किसी को सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नीचे ना दिखाएं। मिल के काम करने का मतलब ये है कि इस वक्त जो माशी हालात हैं पाकिस्तान के, उसमें बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और मिल के कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस निकालें, कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश करें, कोई रोज़गार पहुंचाने की कोशिश करें, कोई लोगों को। शर्मिला फारूकी साहिबा से शायद रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। राना साहब, आपकी जानिब आता हूँ। वापस रब्ता बहाल हो गया शायद। जी, आप मुकम्मल कर लीजिए बात। शर्मिला साहिबा, आवाज़ नहीं आ रही आप? जी, आवाज़ आ रही है आपकी, आप मुकम्मल कर लीजिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें आपको सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, कोई सलूशन निकालना पड़ेगा। और मुल्क के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, ना कोई इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करेगा, ना मईशत का पहिया चलेगा, लोग यहाँ आने से डरेंगे, लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, फैक्ट्री लगाने से डरते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती नहीं है। आपके पास 1.5 साल का तकरीबन अरसा था मिल बैठने का, बैठे भी, तो उस दौरान आपने यकीनन बहुत सी चीजें सोची होंगी। मतलब काफी टाइम होता है 1.5 साल का, उसमें शहजाद रजा साहब, आप तो इस तरह बात कर रहे हैं कि 1.5 साल नहीं 15 साल हो गए हैं। किसी भी हुकूमत को पैर जमाने में कई साल गुजर जाते हैं। ठीक, आप मुझे एक बात बताइए, ये हमेशा हम बात करते हैं आमराना दौर, लेकिन हम कहते हैं कि जी वो उस आमराना दौर के अंदर जो है ना, ये चीज़ बेहतर होगी, वो चीज़ बेहतर हो। क्यों? क्योंकि 10-10 साल लग जाते हैं। एक तसलसल होता है पॉलिसीज़ का। यहाँ ये होता है कि एक हुकूमत आई नहीं, उसने मुश्किल से मरे 5 साल पूरे किए नहीं, उसके बीच में भी प्राइम मिनिस्टर चला जाता है। आपको लगता है कि अगर आगे अगले इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को फिर एक मौका मिला तो आप मिल के 5 साल आपके लिए काफी होंगे? 15 महीने के अंदर आप क्या पॉलिसी बनाएं और किसका तसलसल लेके चलें और क्या व्हाट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन यू मेक? अच्छा, मैं मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ कि आप समझती हैं कि अगले इलेक्शन में आपको, यानी कि साबिक इत्तेहादी जमात को जवाब नहीं देने दे रहे ना, आप एक सवाल करते हैं। शहजाद रजा साहब, आप एक सवाल करते हैं, मैं उसका जवाब दे रही होती हूँ, आप बीच में मुझे काट के दूसरा सवाल। आपको जल्दी किस बात की है? आप मुकम्मल कीजिए। चले, प्रोग्राम तो आपका भी काफी पड़ा हुआ है। Why are you in such a hurry? I am not in a hurry, मैं लेकिन साथ साथ चाह रहा हूँ कि आप चीजों को एक्सप्लेन करती रहें। प्रोग्राम खत्म करने की जल्दी है। मैं एक्सप्लेन ही कर रही हूँ, और किस तरह एक्सप्लेन करूँ? मैं तो बैठी हूँ आपके प्रोग्राम। आप फिनिश कर लीजिए अपना पॉइंट, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। What I'm trying to say is कि we need to bring political stability in this country. Unfortunately, कई सालों से इस मुल्क में political stability नहीं आई है। ठीक, इन हाउस चेंज हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बाहर चले जाते हैं, फांसी लग जाती है, कभी शहादत हो जाती है। ये चीज़ें देखिए ना, बड़ी मुश्किलों से जमहूरियत जो है वो एक लंगड़ी लूली, मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे चलते चलते कम से कम ये तो है। अभी जब आपके वन ऑफ द गेस्ट आपके बात कर रहे थे कि जी PMLN ने कहा कि जी वो इलेक्शन करवाओ, हर 3-3.5 साल में इलेक्शन नहीं हो सकते भाई, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक, आपके पास बेहतर तरीका और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ये है कि आप इन हाउस चेंज ले आएँ और दूसरा वजीर आजम ले आएँ। बट बात यह है कि एक तसलसल तो चले पॉलिसीज़ का, ताकि कुछ सियासी इस्तेहकाम तो आए। वेरी राइट। सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? राना साहब, आप जवाब दे दीजिए। आप लोग ड्राइविंग सीट पे थे पिछली हुकूमत में, 15 महीने का वक्त मिला था। 15 महीने में बहुत मौके मिले आपको मिल बैठने के, हल निकालने के। यकीनन अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके तो कम से कम कोई फ्रेमवर्क तो बना ही लिया होगा।
नहीं देखें, 15-16 महीने में मैं समझता हूं कि एक पाकिस्तान के लिए माइलस्टोन अचीव हुआ कि वो जमातें जो एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं बैठी थी, वो इकट्ठी बैठी। और इतनी बड़ी कोalition हुकूमत जो है उसने 16 महीने बड़े एक अच्छे तरीके से गुजारे और बहुत मुश्किल फैसले किए, अनपॉपुलर फैसले किए, पॉपुलिस्ट फैसले जो नहीं थे वो किए, और वो फैसले किए जो मुल्क और रियासत के लिए बड़े अहम थे। तो ये एक एग्जाम्पल थी, ये एक मैं समझता हूं कि एक आगे जाने का, चलने का रास्ता बना। उसके अंदर एक जमात जरूर थी जो इसका हिस्सा नहीं थी, और वो जमात जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पोलराइजेशन के लिए, बदतरीन पोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आगे इस चीज का इदराक रखती हैं ये सारी जो पुरानी कोalition जमातें थी, जो कोalition के अंदर हिस्सेदार थी, कि मुल्क को आगे चलाने के लिए हमें आगे भी बड़े सख्त फैसले, मुश्किल फैसले करने हैं, हमें इकोनॉमी से रिलेटेड वो फैसले करने हैं जो 75 साल में नहीं हो सके। उसके लिए एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं चलेगी, उसके लिए एक पोलराइज्ड माहौल जो है वो ठीक नहीं है। तो ये चीजें तो हमने करके दिखाई। अगर अब एक सवाल सुन लें, आप भी मेरे से शिकवा ना करें, मैं बात कर रहा हूँ, एक सवाल सुन लें, फिर आमिर गौरी साहब के पास जाता हूँ। आपने काम किया, मुश्किल फैसले किए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, जिसमें उन्होंने स्मगलिंग के हवाले से कुछ जिक्र किया है, और उसमें कुछ ये भी कहा है कि पता नहीं कितने 29 से ज़्यादा कुछ सियासतदान इसमें मुलव्वस हैं, कोई 90 सरकारी अफसरान हैं, 60 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान होता है ईरानी तेल की स्मगलिंग की वजह से। ये वो चीज़ें हैं कि जो निगरान हुकूमत आई है, इन्होंने कोई फैसले किए या वो रिपोर्ट आई उसको ठीक करने की कोशिश की। आप लोग तो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, मतलब ये फैसले या ये इकदाम, बिजली चोरी के 8 करोड़ यूनिट्स की बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ एक रिपोर्ट में, तो ये तो आप कर सकते थे, बड़े आराम से कर सकते थे। तो ये निगरान हुकूमत के आने के बाद ये इकदाम जब हमारे सामने आते हैं तो सवाल तो आपसे ही बनेगा। नहीं देखिए, आप ये ठीक कह रहे हैं, बहुत सारे फैसले जो अभी आपको नजर आ रहे हैं बिजली चोरी के हवाले से, स्मगलिंग के हवाले से, ये बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कि पहले होने चाहिए थे, और शायद हमने 13-18 में भी किए। हमने बिजली के थेफ्ट के पीछे हम गए, गैस थेफ्ट के पीछे हम गए, जहां तक स्मगलिंग का मामला है उसके अंदर जो एजेंसीज हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो बॉर्डर कंट्रोल पे बैठी हैं, उनका बड़ा एक उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। और अच्छी बात है अगर आज वो इसको सीरियसली लेके उस पर काम कर रही हैं। हमने भी काम किया, हमने भी डॉलर स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन इतनी और तब भी हमें रिजल्ट जो है वो मिले। अल्लाह करे ये भी कंटिन्यू जो है वो मामलात रहें, तो मैं नहीं समझता। लेकिन हमने बहुत सारे मुश्किल फैसले किए, एनर्जी प्राइस की रीबेसिंग की, गैस प्राइसिंग की रीबेसिंग की, हमने कोशिश की कि हम टैक्स कलेक्शन में इजाफा करें, 12 लाख लोगों को टैक्स नेट में लेके आए। तो आगे भी मूविंग फॉरवर्ड, अगर ये कोई केयर टेकर हुकूमत कोई अच्छे इकदाम ले रही है, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। और अगर सियासतदान इसमें मुलव्वस हैं तो हर एक के को गिरफ्त में आना चाहिए। अगर वो जज भी हैं तब भी इंप्रेशन ये मिलता है, अगर ये रिपोर्ट आप देखें और पढ़ें, कि अगर इसमें 29 या 30 सियासतदान मुलव्वस हैं, नाम किसी का नहीं लेते, तो सियासी हुकूमतें शायद इसलिए इनके खिलाफ फैसला नहीं कर पाती कि क्योंकि शायद वो उनकी जमात से उनका ताल्लुक ना हो। केयर टेकर ने इसलिए कर लिया क्योंकि उनका कोई सियासी स्टेक नहीं है। आपसे मैं एक चीज मैं जरूर मैं एग्री करूंगा कि ये जो थेफ्ट है, बिजली का जो थेफ्ट है, उसमें एक बड़ी रुकावट यही रही कि सूबाई जो लॉ एनफोर्समेंट है वो सूबों के पास होती है, और ये महकमे जो डिस्कोस के होते हैं ये वफाक में है, तो की आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं रही। उसकी वजह यही जी ठीक। आमिर गौरी साहब, शर्मिला साहिबा और राना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उनको बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि गरीब आदमी की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो गई है। तो अब या तो हम उन लोगों की कब्रों पे जाके सवाल करें कि जो शायद इसके ज़िम्मेदार माजी बईद में रह चुके हैं, या फिर इन सियासतदानों से करें कि जिनका चांस है कि उन्होंने आगे हुकूमत बनानी है और पहले भी कर चुके हैं। शहजाद, काश के आपके प्रोग्राम का जो है ना वक्त इससे ज़्यादा लंबा होता है। देखें, ये बिल्कुल बात सही कह रही हैं शर्मिला के आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो मुश्किल से मुश्किल तर, बल्कि अब तकरीबन ऑलमोस्ट सुसाइडल हुई है। लेकिन मुझे सिर्फ शिकवा अपने दोस्तों से ये है कि एक सियासतदान का नाम बता दें जो नॉन सियासतदान हो और जिसकी हालत फाइनेंशियल बुरी हुई हो, ठीक है ना। और सिर्फ सियासतदान नहीं, सियासतदानों को ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर कोड़े पड़ते हैं पॉलिटिकल जो है क्रिटिसिज्म के। जो एलीट ग्रैब है इस मुल्क के अंदर, देखें, अगर फ़र्ज़ किया छोटे छोटे इशू ले लेते हैं, गरीब आदमी जो है वो उसके लिए, उसके बच्चों के लिए अब स्कूल नहीं रहे। क्यों?
कि स्कूल जो हैं वो इसी हुकूमत के ऑफिशल्स ने प्राइवेटाइज किए हैं, और वो जो प्राइवेटाइज स्कूल के निज़ाम है, यानी 5-5 स्कूलों का पूरा पूरा सिस्टम बना हुआ है, उनकी बसें चल रही हैं, ठीक है, और वो लोग जो हैं वो ले दे के आगे आपको कहीं ना कहीं बैठे नजर आएंगे पावरफुल पोजीशंस में पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। मैं नाम नहीं लेना चाहता। जो शुगर माफिया है, अपने गिरबान के अंदर झांक के देख लें कि वो उसके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं, उन पे आप हाथ डाल सकते हैं। ये जैसा राना साहब कह रहे थे ना कि हमने उनको फ़लाँ का ताकुब किया, फ़लाँ का ताकुब किया, बिल्कुल ताकुब ज़रूर करते हैं। जब पहुँचते हैं दरवाजे तक तो पता लगता है ओहो ये तो फ़लाँ साहब हैं, थैंक यू वेरी मच, वापस। अखबारात छपे हुए हैं, टीवी जो है उसके ऊपर बेपना डिबेट है। दूसरी जो चीज़ वो थी ना कि मिल के काम करने वाली, देखें कोई दुनिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के काम नहीं करती हैं, आपका अपना अपना मंशूर होता है। एंड बेसिकली आप की जो पॉलिटिक्स है, इट इज़ गेड टू गेट टू पॉलिटिक्स टू पावर, एंड देन अगर आपके पास, आप मुझे एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, आई एम सॉरी टू से, दिखा दें जिसके अपने इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स हों जो मुसलसल काम करते रहते हो। ये कहना ना कि 15 महीने कौन सा काम है, ओ भाई आप 3-3, 4-4 दफ़ा जो है वो सेंट्रल हुकूमत चला चुके हैं, प्रोविंशियल हुकूमत चला चुके हैं, आपके पास तो रेडी एट हैंड पड़े होने चाहिए सारे सोल्यूशन कि जिस वक्त हम आएंगे तो हमने बिजली का मसला कैसे हल करना है। अब मसाइल तो इस वक्त अगर आप देखें ना बहुत ज़्यादा नहीं है, तो रोटी कपड़े का मकान का इशू कैसे करना है सॉल्व, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। और द मोमेंट आपको हुकूमत मिलती है, लेकिन सैडली जो भी इस मुल्क की पॉलिटिक्स की रियलिटीज़ हैं उसके तहत आपको पता होगा कि पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी, जिसको आप बड़ा जमात कहें छोटा जमात कहें, वो अब पाकिस्तान के 2 सूबे इक्वल पावर से होल्ड नहीं कर रही। ये मुल्क जो है पॉलिटिकली ये बुरी तरह टूटा हुआ है, यानी जो एक सूबे के अंदर बड़ी हुकूमत है वो सिर्फ उस सूबे के अंदर हुकूमत है। अगर फर्ज के सूबे में है तो उसके शहर उसके हाथ में नहीं है, ठीक है। पीएमएल नून जो है वो पंजाब की पार्टी है, वो ये कहना, चूंकि अगर वहाँ 140 से ज़्यादा सीटें ना होती तो वो इस मुल्क की बड़ी पार्टी ना होती। उसका अगर आप फुटप्रिंट देखें अब केपी के अंदर, वो बिल्कुल नॉमिनल सा है, बलोचिस्तान में है ही नहीं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं फिर बनेगा, सिंध में बिल्कुल है ही नहीं। पीपल्स पार्टी आप पंजाब के अंदर देखें, बड़ी पार्टी थी भुट्टो साहब के ज़माने में, अब उनको जो है वो सीटें जीतने के लिए इधर उधर जो है कोशिश करनी पड़ेगी। तो ऐसी सूरत हाल में ये कहना कि मिल के काम करना होगा, उन्होंने कहा नहीं, अवाम के लिए अगर मिल के काम करना होगा तो फिर आपको अपने गिरेबान में देखना होगा कि आपके यहाँ वो लोग जो बैठे हुए हैं और पॉलिटिक्स के अंदर हैं उनका स्टेक क्या है, क्या आप उनको हाथ डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। अच्छा, ऐसा क्यों है कि अगर मैं किसी सियासी जमात से पूछूं कि फ़र्ज़ करें कि ये जो इस वक्त एक फ़ॉरेन एक्सचेंज का मसला हमारे चल रहा है, सो अगर मैं उनसे सवाल करूं कि आपके पास कोई सोल्यूशन है मुझे बताएं, और अगर मुझे अच्छा लगे तो उस बुनियाद पे मैं आपको अगले इलेक्शन में वोट दूं, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या मुझे कोई ऐसा प्लान मिल सकता है? या बेरोज़गारी का मसला, जनरलाइज बात करना तो आसान है, लेकिन क्या कॉन्क्रीट प्लान ऐसा क्यों नहीं है उनके पास, या वो शो नहीं करना चाहते पहले से? नहीं, इसलिए शहजाद की ये पार्टियां जो हैं इनका सारा का सारा जो जोर होता है वो पहले पावर में आने में होता है और उसके बाद बयानात देने पे होता है कि अगर फ़र्ज़ किया हमारे जो पावर मिली थी, ठीक है ना, ये किसी ने जो है बहुत अरसे पहले एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात की थी कि उसे किसी ने पूछा कि एक अच्छा सियासतदान क्या होता है, तो उसने कहा था कि अच्छा सियासतदान वो होता है जो आवाम को वादे बेच सके, और फिर उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये कह सके कि वो कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से वो वादे पूरे नहीं कर सका, ठीक है ना। तो लेकिन इनकी अपनी लाइफ अगर आप देखें और इनका लाइफ स्टाइल देखें, ठीक है ना, आई एम सॉरी टू से, वो इस तरह का नहीं है कि वो बुरा हुआ हो, वो अच्छे से अच्छा ही हुआ है। और अवाम में सैडली इनकी जो यानी जो इनका नफूज है उसके बारे में अब सीरियस जो है ना वो डाउट्स हैं, और स्ट्रीट जो है वो एंग्री है इस वक्त, ठीक है ना, वो उसको सिर्फ आप बातों से जो है ना वो नहीं बहला सकते। और उसी वजह से जब कभी इस तरह की बात होती है कि जिस तरह ये इंटरिम गवर्नमेंट आई है, उसके अंदर का फ़र्ज के जो भी एक्शन है, आप देखें सोशल मीडिया भरा पड़ा है फौरी तौर पे कि जनाब फिर ये ऐसा ही चला दें। क्यों? वो लोग ये समझते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं जिनकी सर्विसेज हैं बेपना, जब वो पावर में आते हैं ठीक, तो उनकी गेम जो है वो अवाम के हक में नहीं होती। एक चीज़, आसिफ अली जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट आपने भी पढ़ी होगी कि उन्होंने कहा सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। इस जुमले को आप डिसाइफर कर सकते हैं? मैं बिल्कुल डिसाइफर कर सकता हूँ, इस वजह से कि वो ऐसा कोई बयान इस वक्त नहीं दे सकते, इस वजह से कि जो इस वक्त की इंटरम जो सेटअप है वो फोकस कर रहा है रीअलाइन करने के लिए दोबारा से। बाद ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ हो सकता है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़े। मसलन जो बातचीत आप सुन रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट्स होनी है, चाहे वो रिकोडेक है उसके अंदर अगर चेंजेस आनी है, उसके अंदर सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट जो है उस कंपनी के साथ,
फिर अगर फ़र्ज़ किया ये बात चल पड़े कि चाइना जो है यहाँ से सी पैक को चलाएगा, तो फिर वो पॉसिबिलिटी इस तरह लगती है कि somebody is pushing it कि वो जो 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आनी है, और वरना तो लोग सोचते थे ना कि अगर वाई जरदारी साहब alone? ये जरदारी बयान साहब मौलाना देखें ना, साहब भी दे सकते थे, शहबाज शरीफ साहब भी दे सकते थे, जरदारी देखें, साहब ने क्यों दिया? जरदारी साहब ने इसलिए दिया है कि वो उसको पता है कि सद पाकिस्तान की पॉलिटिकल, अब आपको पता लग गया कि उस पॉलिटिकल के अंदर क्या छुपा हुआ है, जो रियलिटीज़ हैं वो उनके साथ जो है वो झगड़ा नहीं करना चाहते। ही इज़ अ वेरी आप ये समझिए एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन, तो वो चलना चाहते हैं जो इस वक्त करंट है और जो आगे चलेगी, कम से कम 3 साल तो चलेगी, और अगर एक्सटेंशन मिल गई तो फिर 6 साल भी चलेगी। इस तरह की जो रियलिटी है, तो वो चाहते हैं कि वो उसके राइट साइड पे रहे। वेरी राइट। शर्मिला फारूकी साहब, फाइनली ये ज़रा बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक शिकवा किया, उन्होंने कहा कि जी मुल्क में इस वक्त हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यानी कि सियासी जमातों के लिए। इससे क्या मुराद थी उनकी? क्या पीपल्स पार्टी को कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए, या आप समझते हैं कि आपके साथ कोई सियासी तौर पर ज्यादती हो रही है? देखिए, हम तो ये बिलीव करते हैं कि इलेक्शंस फ्री और फेयर होने चाहिए, और उसका प्री रिक्विजिट ये है कि एवरीबडी शुड बी गेटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जहाँ चाहें जलसे जुलूस करें, जो बात कहना चाहें कहें, आपको कैंपेन करने के लिए एक आज़ाद एटमॉस्फेयर दिया जाए। उस आज़ाद एटमॉस्फेयर का अगेन प्री रिक्विजिट ये है कि आप पे किसी किस्म का कोई प्रेशर ना हो, आपके लोगों को ना पकड़ा जाए, आपके चीज़ें जो हैं वो बंद ना की जाएं। अब सिंध के अंदर क्या हो रहा है? सिंध में ये हो रहा है कि जो सैलाब ज़दगान के घर बनाए जा रहे थे उनको बीच में रोक दिया गया है क्योंकि फ़ंड्स रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। अगर किसी सैलाब ज़दगान फैमिली की 4 दीवारें खड़ी हो गई हैं और उसकी छत डलनी है तो पैसे रोक दिए गए हैं। अब वो बेचारे परेशान हैं, उनका क्या कसूर है? अब ये कुछ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे एक आम आदमी शदीद मुतासर हो रहा है। जिस किस्म की पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफ़र्स या उछाड़ पछाड़ हो रही है, ये एक अजीब सा एक माहौल बना हुआ है। किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा, इंटरिम गवर्नमेंट में भी कोई काम नहीं हो रहा सिवाय बयानात के। और जिस तरह अभी आमिर ज़िया साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि बयानात भी ऐसे आते हैं कि जी $8 बिलियन से $25 बिलियन कर देंगे हम, आमिर गौरी साहब ने। सो ये बड़ी अजीब सी बात है। बट अगेन देखिए, पॉलिटिकल रियलिटीज़, आई लाइक दैट कॉनोटेशन गौरी साहब, पॉलिटिकल रियलिटीज़ आर रियलिटीज़। और इस माहौल में रह के, इस एटमॉस्फेयर को देखते हुए आपको अपनी बात भी आवाम तक पहुंचानी है। ये इंश्योर करना है उन इदारों ने जो इसके मजाज हैं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। बिल्कुल होने चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन आप मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। जी, लेकिन अभी आपने कहा कि जलसा करने की इजाज़त होनी चाहिए, फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, पकड़ धकड़ ना हो, तो कुछ एक्सप्लेन करेंगी कि कहाँ पे आप जलसा करना चाह रहे थे, आपको इजाज़त नहीं मिली, या कहाँ से आपके वर्कर्स या किसी रहनुमा को गिरफ्तार किया गया इस अरसे में? नहीं, मैं आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन से पहले, आपको याद है, हम तो पीपल्स पार्टी तो कहीं जलसे कर नहीं सकी क्योंकि हम जहाँ जलसे करते थे वहाँ बम धमाका हो जाता था। कुछ जमातें ऐसी थी जिनकी सेंसिटिविटीज़ थी दहशतगर्दों के साथ, और माज़रत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, उनके जलसों में कुछ नहीं होता था, हमारे जलसों में बम धमाके हो जाते थे। आवर लीडरशिप वाज ऑन द टारगेट, हमें थ्रेट्स थी, ओपनली थ्रेट्स थी, तो हम तो उस किस्म की कैंपेन कर ही नहीं सके जो ये शिकवा आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से? बहुत सारी चीजें आ जाती हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अंदर। हमारा शिकवा हर उस इदारे से है जो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने का मजाज है। इलेक्शन कमीशन उसका मजाज है, एज फार एज आई नो। खैर, पॉइंट वेल टेकन। राना साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो बिलावल साहब का इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। वेरी राइट, ठीक पॉइंट आ गया आपका मैम। राना साहब, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, आपको तो कोई ऐसी मुश्किलात नहीं पेश आ रही जो बिलावल साहब शिकवा कर रहे हैं? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल इसके ऊपर हमने बात की है, और जब साकिब निसार की कोर्ट थी, साथ एस्टैब्लिशमेंट भी मिली हुई थी, तो तब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, और उस वक्त हमें टारगेट किया गया और हमारी जमात को एक बाय डिज़ाइन, बाय प्लान जो है वो इलेक्शन से दूर रखा गया। तो लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, और उसका ये मतलब है कि ना किसी को लाडला होना चाहिए
और ना किसी के साथ ज्यादती होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बिजली चोरी किसी ने की है, कि कोई स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, तो जरूर उसकी पकड़ दकड़ हो उसके ऊपर, और ऑल अक्रॉस हो, किसी जमात में भी हो। कोई अगर किसी ने क्राइम किया है तो वो, लेकिन किसी को सियासी बुनियादों पे अगर आप एहतसाब करेंगे तो वो नहीं होना चाहिए। और अभी क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है? नहीं, हम तो समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो सजा थी वो गलत थी, वो क्लियर होनी चाहिए है, और इंशाल्लाह वो आएंगे तो अपने कानूनी मामलात को फेस करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो वैसे तो वो वैसे ही सजा रद्द हो जानी चाहिए थी जब जस्टिस अरशद मलिक के बयानात आ गए, उनको मिसकॉन्डक्ट पे जब फारिग किया गया, तो तब ये केसेस भी खत्म होने चाहिए थे। लेकिन बहरहाल वो आएंगे अपनी अदालत यानी जो शिकवा बिलावल साहब कर रहे हैं वो आप तो नहीं कर रहे, आप तो समझते हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली भी है, इलेक्शन कमीशन पर आपका एतमाद है? नहीं, देखिए, मैंने तो आपको बता दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है। हम तो उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन अल्लाह करे फ्री एंड फेयर हो, और जो अवामी राय है वो ट्रांसलेट करे वोट्स में, और इंशाल्लाह PMLN जो है वो इन्हीं हालात में अपने बयानिए के साथ जो है एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ आएगी। और क्योंकि लोग ये बात करते हैं, आमिर गौरी साहब आपसे भी यही सवाल, कि लोग ये बात करते हैं कि अगर सियासतदान, बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन से कुछ अरसे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात शुरू कर दें तो वो एक ग्राउंड सेट कर रहे होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आप इलेक्शन हार जाएं आगे, तो आपके पास एक जवाब हो कि देखें हम पहले कहते थे कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, और ये देखें नतीजा आपके सामने है, हम इस नतीजे को कबूल नहीं करते। राणा साहब, देखें, ये बिल्कुल एक वजह बनती है कि ऐसे, लेकिन देखें, पाकिस्तान की तारीख जो है उसके अंदर बहुत सारे आपको शवाहिद मिलते हैं, जो जिनमें से एक मैंने जिक्र किया। हम पहले भी 2018 में जब हम बात कर रहे थे, हमें टारगेट किया जा रहा है, तो आज वो चीजें साबित हो चुकी हैं कि ऐसा चले किया 5 गया। साल आगे आ गए ना, अब वो जज भी नहीं है, मतलब वो सूरत हाल भी नहीं है, हुकूमत अभी आपने छोड़ी है, अब की हालात की बात करें ना, अब जो एटमॉस्फेयर है इसमें तो आप सियासी तौर पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना कि आप खुल के मुहिम चलाएंगे और कोई मसला नहीं होगा? बिल्कुल, हम समझते हैं कि इस माहौल के अंदर जहां फौज खुद क्लेम करती है कि वो न्यूट्रल रहेगी और वो अपने हदूद में काम करेगी, और जिस तरह की अभी जुडिशरी में चेंज आने लगी है, उससे भी हमें उम्मीद है कि जुडिशरी भी जो है वो न्यूट्रलिटी का जो है के साथ आगे बढ़ेगी। अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन वेरी राइट, ठीक हो गया। आमिर गौरी साहब, सेम क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि देखें, जो राना साहब बात कर रहे हैं और जो शर्मिला भी कर रही थी, उसमें वेट तो बहुत है, इस वजह से कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल तारीख है वो बेपनाह ज़ख्मी है, और उम्मीद यही की जाती है कि जब से ये इलेक्शन हो, और उसकी वजह से देखें, हर दफ़ा जब फ़र्ज़ किया एक हुकूमत मिली, एक पार्टी को हुकूमत मिली, और वो पूरी तरह कामयाबी से उसको नहीं चला सकी। आपने 2008 से 2013 तक देखा कि प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, 2013 से 2018 के दरमियान जो है प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। जो प्रेशर है वो जो है ऑर्गेनिक नहीं था, वो प्रेशर कहीं और से आया था, ठीक है ना। और अगर फ़र्ज़ किया अब इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन में किसी किस्म की भी आपको जो है इंजीनियरिंग मिलेगी या डॉक्टरिंग मिलेगी, तो फिर तो सियासत जो है वो इसी तरह टूटी फूटी आगे चलने लेकिन की कोशिश एक बात तो है कि अगर सियासतदान या टू बी स्पेसिफिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो किसके लिए नहीं है, क्यों नहीं है, कहां से प्रेशर है, कौन उन पे दबाव डाल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? शरारत के बगैर जो मुझे समझ आती है कि देखें, बिलावल भुट्टो साहब को पता है कि उनकी पार्टी जो है उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस दफ़ा वो PTI तो नहीं होगी, वो हो सकता है PMLN हो। तो अगर फ़र्ज़ किया वो ये कह रहे हैं और उनको पता कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसको नहीं मिल रही, ठीक है ना, अगर उनका लीडर जो है वो बंद रहेगा तो वो लाखों लोग जिन्होंने वोट तो डालना है और वोट वो उनको नहीं डाल रहे, तो अगर वो हमदर्दी हासिल करना चाह रहे हों उन लोगों की कि देखें मैं जज्बाती तौर पे आपसे कहना चाह रहा हूँ, तो अगर तो ये फ्यूचर प्लानिंग है, देखें ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन and he has proven himself as a foreign minister कि he has learned a lot. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब PTI को और PMLN को आपस में पिट कर रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स में कोई चीज़ जो है फाइनल नहीं है, और कल को क्या सिचुएशन बनती है, अगर फ़र्ज़ किया लेट से प्रिज्यूम कर लेते हैं कि पंजाब जो है उसके अंदर PTI उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकती जिस तरह पिछली दफ़ा परफॉर्म करवाया गया था उसको, और उसमें PMLN जो है वो आगे जाती नज़र आती है।
आपको ये भी याद रखें कि पीपल्स पार्टी के बाद जो सरकर्दा लीडर हैं उनका ताल्लुक पंजाब के साथ है, उनको अपनी अपनी सीटें जीतने के लिए दोनों की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर आप पॉलिटिक्स को देख सकते हैं कि अगर ये जो फील्ड है उसमें मुझे नहीं लगता कि PMLN या पीपल्स पार्टी को ये कहना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। मुझे इस तरह लगता है कि कल के फ्यूचर सिनारियोस के अंदर हो सकता है आप नए पॉलिटिकल एलाइज ढूंढ रहे हों कि देखें हमने आपकी बात की थी उस वक्त और सियासत के अंदर, बट दिस इज़ जस्ट मी, इट्स अ लॉन्ग शॉट। मैं बिल्कुल हो सकता है कि मैं बिल्कुल जो है कुछ अजीबो गरीब चीज़ें सोच रहा हूँ, मैं नशे की हालत में नहीं हूँ, ठीक है ना, लेकिन सियासत जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये आप कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो है PTI का मुकदमा लड़ रहे हैं इस वक्त? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन देखें सियासत के अंदर कोई चीज़ जो है ना वो फाइनल नहीं होती। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शर्मिला फारूकी साहिबा, राना एहसान अफजल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और जैसे आमिर गौरी साहब ने कहा सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। बहरहाल टाइम देखने का आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।